चलिए मैम, थैंक यू। सर स्क्रीन पे ये दिख रही है पीपीटी। मेरी आवाज आ रही है? अदिति थोड़ा अनम्यूट करके आप मुझे बताएंगे मेरा आवाज आ रहा है आपको? मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम, वॉइस इज क्लियर। ओके ओके, हाँ। और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो दिख रहा है? मैम अभी स्टार्ट नहीं हुई है पीपीटी, बट हाँ वो फर्स्ट स्लाइड जो है, वेलकम टू वेलकम टू, एंड। यस। हाँ हाँ, जी एक मैम। एक कोई तो अनम्यूट रहे हैं ताकि मुझे आंसर कर सके, तो चलेगा। स्टार्ट करते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, चलो। अदिति आप मुझे सिर्फ बताते रहिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई भी। ठीक है, ओके मैम। चलेगा, चलो। वेलकम टू एनटीटी क्लासेस। एनटीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट हम देखेंगे कि नीट की प्रिपरेशन में क्यों जरूरी है हमको नीट एग्जाम देना। फॉर प्रोफेसर रहो, लेक्चरर रहो, या कोई भी एकेडमिक करियर में, अभी एनटीटी इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, जो कि एनटीटी पूरे आयुष डिपार्टमेंट के लिए होता है, बीएचएमएस लिए पीजी के लिए भी होता है, और बीएमएस पीजी के लिए भी होता है। तो इसका जो सिलेबस है, ये कोई भी आयुर्वेद से या होम्योपैथी से रिलेटेड नहीं है। इसका जो सिलेबस है वो पूरा टीचर एंट्रेंस टेस्ट पे बेस्ड है। लाइक फर्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं इसमें। ये जो है हमारे एग्जाम का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज टीचिंग ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इसमें हम देखेंगे कंसेप्ट, फेजेस, मेथडोलॉजीज। अब देखो, कोर ऑब्जेक्टिव में हमको क्या बताया गया है। इसमें एक आंसर इसमें भी दिया चुका है, दे दिया है। व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टू अंडरस्टैंड टीचिंग नॉट जस्ट एज इंफॉर्मेटिव डिलीवरी बट एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस। हमको इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड है जहां पे ही क्वेश्चन गिरते हैं, वो वर्ड पे मैंने फोकस किया है, और उतना अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। जैसे इस कोर ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो टीचिंग है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या किसी को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो चीज नहीं है, बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये जो वर्ड है सिस्टमेटिक प्रोसेस, इस पे 2 साल से कंटिन्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग? इट इज अ सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ अ बिहेवियरल चेंजेस। नेक्स्ट वन, एग्जाम नोट जो है मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये क्या है, और हमको किस तरह इसमें एक गोल रख के, सेट रख के, बहुत कम टाइम में हमको जो एग्जाम है उसके पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और बहुत अच्छे से आंसर देना है। चलो, हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बात अब मैं आपको बता दूं, इसमें एक सबसे जरूरी चीज है, आपका कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। सिर्फ आपको ये चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आओ आपको, आप उसे अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाओ। चलो, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। देखो, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टीचिंग। टीचिंग क्या होता है? अ प्लान इंटरएक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर। आप ऐसा समझो कि आप किसी को सिखा रहे हो, आप खुद उस क्लास में टीच कर रहे हो, तो आप उसके लिए पहले एक प्लानिंग सेट करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, टीचिंग ये एक प्लान है। किस चीज का प्लान है? इंटरएक्टिव प्रोसेस, दो प्रोसेस के बीच में ये होती है, और वो दो प्रोसेस या दो जो पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट दो पार्ट होते हैं, एक टीचर और एक लर्नर। तो आपको पहली लाइन समझ में आ गई कि टीचिंग इज अ प्लान्ड इंटरएक्टिव प्रोसेस इन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। इसमें दो जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने एक वर्ड देखा था इंपॉर्टेंट वाला, सिस्टेमिक प्रोसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लान्ड, और तीसरा है इंटरएक्टिव प्रोसेस। इंटरएक्टिव इन बिटवीन टू प्रोसेस, दैट इज टीचर और लर्नर के बीच में जो प्रोसेस होता है उसे हम टीचिंग बोलते हैं। अब इसका मेन एम जो है, एम क्या है? जब आप किसी चीज को पढ़ाने जाते हो, तो पढ़ाने जाने से पहले आप उस चीज को पढ़ते हो। तो आप पढ़ते हो तो आप उसका नॉलेज गेन करते हो, तो एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट इज नॉलेज। उसके बाद में आप स्किल डेवलपमेंट करते हो वो प्रेजेंटेशन के लिए, दैट इज स्किल। एक एटीट्यूड, और एटीट्यूड होने के बाद आप उसको
उसके वैल्यू के हिसाब से पढ़ाते हो, जैसे जिस एग्जाम में जिस क्वेश्चन का जितना वैल्यू है उस हिसाब से हम उसको पढ़ाते हैं। तो जो मेन एम होता है टीचिंग का, दैट इज नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। हमें ये चीजें सब समझना है। इससे रिलेटेड आपको एसरेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ मैच द पेयर्स भी आते हैं, और कुछ जनरल एमसीक्यू आते हैं। तो तीनों पे हम फोकस करेंगे। मैं क्वेश्चन किस टाइप में आता है ये भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो इतना आपको समझ में आया है। फर्स्ट लाइन, अ प्लान इंटरएक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर, एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, अब एक सिंपल सा मैं एक बताती हूँ। हम सब आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, हमने आयुर्वेदा की व्याख्या तो पढ़ी है। जैसे आयुर्वेद की व्याख्या होती है हिता हितम सुखम दुखम। जब आप फर्स्ट उसको पढ़ते हो तो सबसे पहले आप उसको एक्सप्लेन करते हो या उसका एक्सप्लेनेशन देखते हो। और एक एग्जांपल इससे भी आसान दे सकते हैं। जैसे वात वृद्धि के लक्षण आयुर्वेद में बताए हैं। कृष्ण कृष्ण कामित्व, मतलब जहां जहां पर ब्लैक कलर है वहां वहां वात होता है। ये हमने पढ़ा। इसका जब हम पहले लाइन का श्लोक के बाद में जो पढ़ते हैं वो एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जहां जहां हमको ब्लैक वर्म दिख रहा है, जैसे हम कुष्ठ पढ़ते समय देखते हैं, अगर कृष्णत्व है, अगर कार्य है, तो उस कुष्ठ में वात का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब पहले हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा, फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। जो प्रयोग होता है उसे डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई ब्लैक कलर दिख रहा है, उसमें वात का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे। फिर लाइक अगर संधि, अगर हमको स्किन की जगह पे ब्लैकिश कलर दिख रहा है तो हम आगे के क्वेश्चन उनको पूछते हैं। जैसे आपको रुक्षता दिख रही है, आपको वहां पे हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, तो कब हम पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चनिंग पढ़ेंगे। जब हम उनको क्वेश्चनिंग करेंगे पेशेंट को, उसके बाद में जो आंसर देगा वो होता है फीडबैक। तो ये जो चारों चीजें होती है, वो चारों चीजें टीचिंग में इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेशन, थर्ड वन क्वेश्चनिंग, फोर्थ वन फीडबैक। एक सिंपल आपको फिर से इस पे एक एग्जांपल दे दूं। हम जैसे मैथ में पढ़ते हैं 2 + 2 4। फर्स्ट टीचर उसका एक्सप्लेनेशन हमको देगा, फिर हम उसको करके देखेंगे प्रैक्टिकल में। हम जब किसी को क्वेश्चन भी पूछते हैं इस बारे में, जैसे 2 फल आपने ले लिए, 2 एप्पल और 2 एप्पल लिए, वो 4 होता है। और लास्ट में जो सामने वाला आदमी है वो उसको काउंट करके 4 बोलेगा। तो ये जो चारों चीजें होती है ये इन्वॉल्व होती है टीचिंग में। हम इस हर एक वर्ड पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये हर एक वर्ड इस पे एक क्वेश्चन होता है जो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग से उसमें आंसर करना है। नेक्स्ट वन, की फीचर। अब ये सबसे जरूरी है, ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे टीचिंग किसको बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो क्वेश्चन है, ये जो पहली लाइन है ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया है लर्नर पर फोकस। जो टीचर होता है, जो टीचिंग फैकल्टी होती है, वो लर्नर पर फोकस होती है। मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो, यही मेरा फाइनल एम रहेगा। इसलिए जो टीचिंग होती है वो लर्नर फोकस होती है और नॉलेज पे बेस होती है। यही क्वेश्चन था पिछले साल का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। लर्नर फोकस्ड और इम्पैक्ट नॉलेज क्या बताया हुआ है, तो आंसर था टीचिंग। ठीक है। अब ये जो अगले अगला वर्ड है डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। आपकी टीचिंग भी अलग अलग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको वेरिएबल करते हैं। तो डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल ये टीचिंग होती है। और जब हम किसी को कोई चीज सिखा देते हैं उसके बाद में आप जब उसको सोचते हो, दैट इज इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। ये पीपीटी की स्लाइड सबको समझ में आई है? कुछ क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे की स्लाइड देखते हैं। इस पे मैंने एक एसरेटिव क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। इस टाइप के एसरेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है, आपको एसरेशन और रीजन देना है उसका। टीचिंग इज अ बॉर्डर कंसेप्ट दैट इंस्ट्रक्शन। टीचिंग एक बॉर्डर कंसेप्ट है इंस्ट्रक्शन की, ये एसरेशन है। दूसरा रीजन बताया है, इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व ओनली द डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स वेयर एज टीचिंग इंक्लूडेड इंटरेक्शन, गाइडेंस एंड इवोल्यूशन। चलो कोई आंसर बता सकता है इसका? क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोई बताइए। नेहा मैडम, कौन हाँ सा भी? बोलिए। हाँ जी, डॉक्टर राहुल बोल रहा हूँ।
कुछ हम प्रॉब्लम आ रहा था? नहीं सर, इनमें से ही किसी को आंसर पूछने का बोल रही हूँ। अगर किसी को आंसर आए तो वो आंसर करिए, नहीं समझाओ तो मुझे पूछ लीजिए। चलो ओके मैं ओके, नो बताती प्रॉब्लम। हूँ। देखो, आप टीचिंग कर रहे हो तो आप कोई कंसेप्ट पकड़ के ही टीचिंग करते हो, ये बेसिक चीज है। इसीलिए इसका जो एसरेशन है वो भी सही है। टीचिंग इज अ बॉर्डर कंसेप्ट दैट इंस्ट्रक्शन, ये सही लाइन है। दूसरी लाइन है इंस्ट्रक्शन इनवर्ड। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक तो आपका मैटर होता है जो आपने पढ़ाया है या आप जो पढ़ाने वाले हो, और वो आप किस इंस्ट्रक्शन से पढ़ा रहे हो, किस गाइडेंस से पढ़ा रहे हो, ये लाइन भी सही है। बट दोनों लाइन में जो करेक्ट ए का एक्सप्लेनेशन है वो आर होता है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इन्वॉल्व्स ओनली द डिलीवरी। पहले इंस्ट्रक्शन का मीनिंग आप समझ लो। वही इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग की कंसेप्ट है। ये बेसिक है, इसलिए इसका आंसर है ए। क्योंकि टीचिंग में क्या क्या होता है मैंने अभी आपको सिखाया। टीचिंग में इन्वॉल्व होता है इंस्ट्रक्शन, मतलब आप क्या सिखा रहे हो, स्टूडेंट और टीचर के बीच में का इंटरेक्शन, देन आपको स्टूडेंट उस पर क्या देगा वो फीडबैक, और बॉर्डर कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो टीचर है, टीचिंग इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है, इसलिए इंस्ट्रक्शन ये रीजन है टीचिंग का। थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, पर इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक बात ये भी रहती है, इसमें जो 75% जो आंसर रहते हैं वो यही आंसर रहता है, क्योंकि पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखो तो यही यही है कि इसका एक बेसिक की पॉइंट भी यही रहता है कि इसमें दोनों भी मैक्सिमम लाइंस करेक्ट ही रहते हैं। अगर रॉन्ग रहा तो आपको तुरंत ध्यान में रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, एक कोई तो अनम्यूट होके मुझे डायरेक्शन देता रहे। डॉक्टर कविता, आप प्लीज मुझे बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ। ये ओके। थोड़ा हार्ड लग सकता है मैम, थोड़ा सा अपन हाँ। ज्यादा पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ। ओके। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे आप मुझे हैंड रेज करके बता दीजिए। ओके। चलो, यस। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात यह है कि बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है टीचिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड। आप इस पे बहुत सारा डाटा मिल भी जाएगा, पर हमको फोकस करना है कि हमको सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करके आंसर देना है, बाकी इसमें कोई भी चीज नहीं। इसलिए ऐसे वर्ड मैंने पीपीटी में चूज किए ताकि आपका पूरा आंसर फोकस सिर्फ उसी पे रहे। अब देखो, हमको ट्रेनिंग सीखना है। हम सभी ने इंटर्नशिप की है, और इंटर्नशिप में सभी ने आईवी लगाई है। अब जब आप आईवी लगाते हो उसी पे ये पूरा ट्रेनिंग का पोर्शन है जो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। देखो, ये पिछले साल ये भी क्वेश्चन आया है, ट्रेनिंग हैज बीन सक्सेसफुल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंक्रीजिंग क्वालिटी सेड बाय वॉल्टर। ये क्वेश्चन था कि ये किसने पूछा है, दैट इज वॉल्टर। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है जो हम गलत चीज कर रहे हैं, जो हम वेस्ट चीज कर रहे हैं वो छोड़ना है, और हमारी क्वालिटी हमको इंप्रूव करना है। तो हम इसको एक सिंपल सी लाइन में सीख सकते हैं। हम सबने जब आईवी लगाया है, फर्स्ट टाइम में जब हम आईवी लगाते हैं, कभी वो वेन में जाता है, कभी वो स्किन में जाता है। बट जब हम उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद हम कभी भी आईवी लगाएंगे तो वो वेन में ही जाएगा। मतलब क्या है, हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करिए। ट्रेनिंग हैज बीन सक्सेसफुल मेथड, कौन सी मेथड है जब हम हमारे जो एक्सीडेंटल वेस्ट है, जो हमारी मिस्टेक है, वो हम कम करते हैं, एंड इंक्रीजिंग क्वालिटी, जब हम क्वालिटी बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं ट्रेनिंग। अब यही जो मैंने एग्जांपल दिया है उस पे आप फोकस रहिए, आपको हर पॉइंट प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अगली लाइन है, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम आईवी लगा रहे हैं, हम रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा जो स्किल है वो भी डेवलप होता है, हमारा जो प्रैक्टिकल है वो भी डेवलप होता है। अब हम सब डॉक्टर है, हमने ऑलरेडी इंटर्नशिप में ये सब चीजें सीखी है, तो हम ये बहुत अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। ट्रेनिंग बताई किसने है? वॉल्टर ने। जो मैंने पहली लाइन बताई है उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग में स्केलिंग में आपकी स्किल डेवलप होती है। फिर कब कहाँ पे स्किल डेवलप होती है? मैक्सिमम इन मेडिकल प्रोसीजर, इन लैब वर्क्स और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। हम सब डॉक्टर जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो हम सबको एक अपना अनुभव होता है कि कहीं हम कहीं मिस्टेक कर दे तो आगे हम वो मिस्टेक नहीं करते, तो हम उसमें बेटर होते जाते। दैट इज द ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या है, इस पे जो क्वेश्चन गिरता है, ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड। जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उस पर ट्रेन हो पाएंगे। तो आपको ये वर्ड अच्छे से याद करना है, ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस ओरिएंटेड। कब होगा? जब हम रिपीटेटिव वो क्वेश्चन करेंगे या रिपीटेटिव वो चीज करेंगे, तभी हम उसमें बेस्ट हो पाएंगे। सो इट इज ए रिपीटेटिव प्रोसेस,
एक स्ट्रक्चर है, और हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमको ये चीज अचीव हो जाए, ऐसा हम हर एक को लगता है, वही है शॉर्ट टर्म गोल। और जब हम इस प्रैक्टिस में एकदम अच्छे से हो जाए तो हमारा स्किल उसमें डेवलप हो जाता है, हम बहुत अच्छे से वो चीज हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड, हर वर्ड आपको याद करना है। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी वर्ड के अराउंड वो आने वाला है। देन इंस्ट्रक्शन रेफर टू स्पेसिफिक डायरेक्शन और डिलीवरी ऑफ कंटेंट। मोर टीचर कंट्रोल। देखो, जो हमने पहले की प्रोसेस देखी थी टीचिंग, टीचिंग ये लर्नर बेस्ड होता है, हम लर्नर पर फोकस करते हैं। पर जो ट्रेनिंग होती है ये टीचर की खुद की होती है, ताकि आप उसमें स्किल डेवलप करके कोई अच्छी चीज प्रॉपरली दे सके। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इट इज अ टोटली टीचर कंट्रोल। जो ट्रेनिंग होती है वो टीचर के अंडर में होती है। पहला जो टीचिंग था लर्नर फोकस था, ट्रेनिंग है वो कंटेंट फोकस्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, फॉर्मल, लेस इंटरएक्टिव देन टीचिंग। जब हम टीचिंग करते हैं तो हम दो, जो स्टूडेंट है और टीचर है, इनके बीच में का कन्वर्सेशन रहता है। पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं वो सिर्फ टीचर खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए करता है। इसीलिए जो टीचिंग होती है वो लेस इंटरएक्टिव देन टीचिंग है, ट्रेनिंग जो है। ठीक है, चलो आगे। आगे इस पे भी एक क्वेश्चन मैंने थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि आपको प्रॉपर में समझ में आ जाए। एक सेकेंड, क्वेश्चन है, ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल देन टीचिंग फॉर डेवलपिंग क्लिनिकल कॉम्पिटिशंस। मतलब ट्रेनिंग ये मोर सुटेबल है क्या टीचिंग से? ये आपको, मुझे आंसर आपको करना है। चलो आपके लिए ये क्वेश्चन है। और दूसरा जो रीजन है, ट्रेनिंग इम्फासिस रिपीटेड प्रैक्टिसेस एंड स्किल मास्टरी। बताओ, कोई तो इसका आंसर करो। चलो, सबके लिए अनम्यूट करती हूं मैं, बताइए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको आंसर बता मतलब कैसे निकालना वो बता सकती हूँ। अदिति मैडम, कविता मैडम, अमरजोत मैडम और दिशु मैडम, प्लीज मुझे कोई तो आंसर बताइए इसका। आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बताइए ना आंसर, कोशिश तो करिए, बहुत आसान है। ए मैम बी। ए लग रहा है वैसे तो। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है मैम का आंसर, ए ही है। देखो, ट्रेनिंग और टीचिंग हमने अभी देखा है, ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल देन टीचिंग डेवलपिंग क्लिनिकल कॉम्पेसिटीज नहीं है। टीचिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, बट टीचिंग मोर सुटेबल है। तो ए और आर दोनों भी करेक्ट है। और ट्रेनिंग इम्फेसिस रिपीटेड प्रैक्टिस और स्किल मास्टरी, मैंने अभी बताया, हम जब आई भी लगाते हैं हम कंटिन्यू और रिपीटेड वही चीज करते हैं तो उसमें हमारी मास्टरी आती जाती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका आंसर है ए, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपरली आपको उसके नीचे दिया हुआ है। आंसर इज ए, हमने सीखा है क्लिनिकल स्किल रिक्वायर्ड रिपीटेशन, ट्रेनिंग इज आइडिया। मैं कुछ कुछ आपको ऐसी चीजें भी इसमें सिखा दूंगी कि आप तुरंत उसके आंसर पर आप जा पाए। तो मैंने पहले भी आपको बताया 75% आंसर यही होता है, आप इस पे थोड़ा फोकस करें, थोड़ा सोचिए, तो आपको आंसर लग जाएगा। अब हमको देखना है डिफरेंस। ये जो वर्ड है ये बस हमको याद करना है, फोकस, नेचर और ड्यूरेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। टीचिंग, टीचिंग आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। जब आप किसी स्टूडेंट को सिखाते हो तो आप उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करते हो, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट करते हो, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हो। टीचिंग, ये दो इंटरएक्टिव प्रोसेस है, ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में की प्रोसेस है, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हम पढ़ते हैं फर्स्ट से लेके 10th तक, 12th तक, मतलब ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है टीचिंग। ट्रेनिंग जो होती है, जनरली हम सीएचओ जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है, तो उसपे से आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रह जाएंगे। उसमें हमको नई नई स्किल सिखाई जाती है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। ये प्रैक्टिकल बेसिस होती है। और ट्रेनिंग ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, 15 डेज, 1 मंथ, 10 डेज, इस टाइप में होती है। देन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन ये रिलेटेड टू कंटेंट होती है, कोई चीज है उससे रिलेटेड जो होती है वो इंस्ट्रक्शन होती है। ये डायरेक्ट प्रोसीजर होती है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हमको इंस्ट्रक्शन देती है, जैसे वुंड हमको स्टिचेस करना है, इंस्ट्रक्शन दिए स्टिचेस, स्टिचेस मारो, हम डायरेक्ट कंटेंट टू डिलीवरी करते हैं, डायरेक्ट स्टिचेस दे देते हो, ये भी एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है। आपको फोकस करना है इस पूरे टेबल पे दो वर्ड पे। एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, द वर्ड इज इंटरएक्टिव। टीचिंग इज ऑलवेज इंटरएक्टिव,
ट्रेनिंग इज ऑलवेज प्रैक्टिकल। दूसरा वर्ड पे आपको फोकस करना है, टीचिंग इज ऑलवेज ओवरऑल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हमेशा आपकी स्किल डेवलपमेंट पे डिपेंड होता है। टीचिंग लॉन्ग टर्म होती है, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है। इसी तीन वर्ड पे आपको फोकस करके इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो, अब हम देखेंगे फेजेस। देखो, ये भी क्वेश्चन पिछले साल गिरा था। फेजेस और लेवल्स, ये क्वेश्चंस गिरते हैं। फेजेस 3 होती है और क्वेश्चन जो लेवल्स होती है वो भी 3 होती है टीचिंग की। Phases of teaching, there are 3 phases. First is pre-active, next one is active process, and third one is, next second. Okay. Next one is interactive phase and third one is post-active phase. अब pre-active phase क्या है? कोई टीचर जा रहा है, आपको एक लाइन याद रखना है कि टीचर क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा है और उस पे से आपको ये तीनों फेजेस याद करना है। बेसिक ये जो पूरा सिलेबस है ये टीचर और स्टूडेंट ओरिएंटेड है। आगे क्लासरूम कैसे चाहिए, या टीचर को कौन से टीचर में कौन से हैबिट्स होना चाहिए, कौन से पॉइंट्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स में क्या होना चाहिए, बस इसी पे ये पूरा जो टीचर का जो एग्जाम है वो बस इसी पे फोकस है। तो एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और एक क्लास है। जब कोई टीचर पहले क्लास में जाता है तो उसके पास जो फेज होता है बिफोर टीचिंग, ये आपको याद रखना है, प्री एक्टिव फेज। आप ऐसा सोचिए कि आप टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तब आपके दिमाग में क्या होगा? सबसे पहले आप कोई गोल फिक्स करोगे, आप प्लान करोगे कि मुझे पूरा लेक्चर में क्या पढ़ाना है। दैट इज प्लानिंग स्टेज इज अ प्री एक्टिव फेज। आप कोई गोल फिक्स करोगे कि आज मुझे इतना इतना पार्ट पढ़ाना है, दैट इज द प्री एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, सिलेक्टिंग मेथड एड्स या सिलेक्टिंग मेथड्स और एम्स। एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री एक्टिव फेज क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ गोल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल को फिक्स करना, हमारा एम डिसाइड करना, ये किस फेज में आता है? दैट इज प्री एक्टिव फेज। इट इज कॉल्ड एज अ बिफोर टीचिंग फेज। जैसे हम कोई लेसन पढ़ाना है हमको ह्यूमन एनाटॉमी पे, एक सर कनेक्टेड भी है एनाटॉमी से रिलेटेड, तो जब सर क्लास में जाने से पहले ह्यूमन एनाटॉमी पे जो प्रिपरेशन करते हैं वो जो फेज होती है वो होती है प्री एक्टिव फेज। देन इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज होती है एक्चुअली फेज जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो इसमें होता है एक्चुअल क्लासरूम इंटरेक्शन। उसमें होता है आप क्या करते हो, आप जो आपके कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करते हो, उस पर क्वेश्चन पूछते हो और उस पर डिस्कशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैं एक ही चीज पे फोकस करूंगी ताकि आपको समझ में आए ये चीज बहुत आसानी से। कि हमको आयुर्वेद पढ़ाना है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमको आयुर्वेद की व्याख्या पढ़ानी है, तो हम जो दिमाग में फिक्स करते हैं वो होती है प्री एक्टिव फेज। जब हम एक्चुअली क्लास में आते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं, लाइक हिता हितम सुखम दुखम, जब आप इस व्याख्या को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो हो गई है इंटरएक्टिव प्रोसेस। इंटरएक्टिव प्रोसेस इज अ टीचिंग प्रोसेस इन बिटवीन टू पर्सन, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट। या परफेक्टली आपके दिमाग में सेट कर लीजिए। देन आप हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपको समझा नहीं समझा वो टीचर आपको पूछेंगे, दैट इज क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चंस। और फिर आपको वो अच्छे समझने के लिए आप आपके टीचर के साथ डिस्कशन करेंगे। इस जो इंटरएक्टिव ये जो फेज है इस पे मेन फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पे, आपको वो चीज समझ में आए। तो इंटरएक्टिव फेज ये टीचिंग की मेन फेज है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब टीचिंग खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? पोस्ट एक्टिव फेज। ये होती है टीचिंग खत्म होने के बाद। इसमें क्या करेंगे? बच्चों को कितना अंडरस्टैंड हुआ है, दैट इज इवोशनल evaluation stage, including assessing learning outcomes, providing feedback, reflecting on teaching effectiveness। हर वर्ड पे क्वेश्चन है, जो मैंने पीपीटी में जो भी वर्ड लिया है उस हर वर्ड पे आपको क्वेश्चन आता है। इसमें जो मेन क्वेश्चन इस पर गिरता है कि पोस्ट एक्टिव फेज में हमको क्या मिलता है। तो जब आप बच्चों को पढ़ा देते हो उसके बाद में आप उनको कोई क्वेश्चन पूछते हो और उनसे आपको जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक इज मेन वर्ड है, आपको याद रखना है पोस्ट एक्टिव फेज में। और इट इज अ रिफ्लेक्टिव, म्हणजे आप जो पढ़ा रहे हो उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलता है, आपने कितना पढ़ाया, बच्चे आपको उसका आंसर करके बताते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिव फेज है या जो
फीडबैक फेज है वो है पोस्ट एक्टिव फेज आफ्टर टीचिंग। तो आप ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तीन फेजेस होती है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में फिक्सिंग गोल, इंटरएक्टिव फेज में मेन जो फेज होती है वो है इंटरएक्टिव फेज, और पोस्ट एक्टिव फेज में आपका फोकस होना चाहिए फीडबैक पे और रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट्स पे। चलो ठीक है, आगे लेवल ऑफ टीचिंग। मैंने आपको पहले ही बताया फेज भी तीन होती है और लेवल भी तीन होती है। चलो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तीन फेज होती है, आपको यहीं पे पूरा लर्न कर लेना है और यहीं पे आपको पूरा याद कर लेना है ये चीजों को, ताकि इसको वापस देखने की जरूरत भी आपको ना पड़े। चलो, तीन मेन लेवल, तीन लेवल की टीचिंग फेजेस होती है। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, सेकंड वन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड वन है रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होती है वो होती है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, चलो मेमोरी लेवल, बस आपको वही फोकस करना है। आप लेक्चर में जा रहे हो, आप लेक्चर किसी को पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको याद करते हो। आप उसको याद करते हो, यह है मेमोरी लेवल। रिकॉल एंड मेमोराइजेशन, हमको वात के जब गुण पढ़ाते हैं, तत्र लघु, तत्र वृक्ष लघु शीतकर, हम उसको कंटिन्यू उसको याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, अपने मेमोरी में सेट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ईयर है, जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसको समझो आप मेमोरी लेवल, रिकॉल एंड मेमोराइजेशन। इसमें क्या होगा, हम लेक्चर अटेंड करेंगे और बार बार उस चीज को रिपीटेड करेंगे। जैसे हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हमको इतना, बहुत लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो हम उसको बार बार उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा मेमोरी लेवल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट दो ही वर्ड है, एक तो रिपीटेशन, रिकॉल एंड मेमोराइजेशन। दूसरी चीज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब जब हमको ये चीज समझ गई है, तत्र रुक्ष लघु शीतकर, समझ गया कि वात के गुण होते हैं रुक्षता, लघुता, शीतता, तो हम उसको जो समझने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने फोकस करके दिया है आपको, कंपेंसेशन। वो आपको समझना है और फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। तो जो समझने की प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये सेकंड लेवल है। फर्स्ट आपने मेमोरी में रिकॉल कर लिया, देन आपने उसका कंपेंसेशन कर लिया। इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन इन ओन वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन। वही एक लाइन पे फोकस करेंगे। हम अब क्या करते हैं, पहले हमने रिकॉल कर लिया, तत्र वृक्ष लघु शीतकर, ये लाइन हमने पूरी अच्छे से याद कर ली, मेमोरी लेवल में फिट कर लिया। उसके बाद में हम उसके एक एक वर्ड का, मतलब उसको बोलते हैं ना, आप एक एक वर्ड को छोटा छोटा करके उसका मीनिंग निकालो, ताकि वो आपको प्रॉपर में समझ में आए। फिर हम उसका जो हिंदी हिंदी मीनिंग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इन वर्ड्स देखते हैं, उसका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल एज ए टीचिंग लेवल भी बताते हैं, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, बट बेटर है हम हमारी पैथी से रिलेटेड ले, ताकि हमको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो दो चीजें आपकी हो चुकी है, आपको मेमोरी में फिक्स भी हो चुका है बात के गुण, और आपको समझ में भी आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है, जो हमारे लास्ट ईयर में होती है, वो होती है जब हम कोई क्लिनिकल प्रैक्टिकल करते हैं, तब रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब क्या है, अब हमने सीख तो लिया है, मेमोरी में याद तो कर लिया है कि तत्र वृक्ष लघु शीतकर, अब हमको वो समझ में भी आ गया है कि जहाँ रुक्षता है, जहाँ शीतता है, जहाँ खरता है, वहां वात होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोकस करेंगे। हम कोई स्किन का पेशेंट देख रहे हैं, वात दुष्टि जो स्किन डिसीज में, वो देख रहे हैं, हम किसी पे ब्लैकिशनेस देख रहे हैं, सोराइसिस का कोई पेशेंट देख रहे हैं। जब हम वो पेशेंट देखते हैं, उसके स्किन पर जब हम रुक्षता देखते हैं, फिर हम जब थिंक करते हैं कि नहीं ये वात का गुण है, तो इसमें वात की वृद्धि हो सकती है। इस जगह आपने क्या यूज किया, इस जगह आपने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यूज की है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग आपने यूज की है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। समझिए, पहली लेवल है आपने याद किया, दैट इज मेमोरी लेवल। दूसरी लेवल है आपने उसको समझा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपने उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन किया। जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली लेवल है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, और ये सबसे जरूरी लेवल है। तो इसमें फर्स्ट लाइन तो आपको समझ गई होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उस पर हम थिंक करते हैं। लाइक पित्त में गुण देखते हैं हम अनिल, अनिल पीत, जहां पीत वर्ण होता है वहां पित्त होता है। फिर हमने ये पढ़ लिया, हमने ये याद कर लिया,
हमको इसकी मीनिंग समझ गए। पर जब आप बहुपित्त कामला का पेशेंट देखते हो और आप उस पे पीत वर्णता देखते हो, तो तब जो आप थिंकिंग करते हो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इस पे फोकस होना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा है जो हम, चलिए फिर से स्किन डिसीज की ओर चलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपने कर लिया है, यहाँ पर वात वृद्धि हो चुकी है स्किन डिसीज में। अब हम वात वृद्धि होने के कारण उसमें हम वात शामक जो ड्रग देंगे, तो जो हमने थिंक कर लिया वो भी रिफ्लेक्टिव लेवल है, और उससे हम जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं वो भी रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो रिफ्लेक्टिव लेवल लर्नर्स के लिए सबसे जरूरी है। हम इसमें एनालाइज करते हैं, फिर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, इससे नया कुछ तैयार हो सकता है। मतलब अगर आपने समझ लिया, जैसे कोई लक्षण अगर आपको अलग दिख रहे हैं तो आप फिर से उस पर सोचेंगे, फिर से आप उस पर रिसर्च करेंगे। तो जो सबसे जरूरी चीज या सबसे जरूरी जो लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। एग्जाम्पल डायग्नोसिस इन क्लिनिकल केस। एक एज अ डॉक्टर के लेवल पे भी आपको इन तीनों लेवल में से सबसे जरूरी जो लेवल होती है वो होती है रिफ्लेक्टिव लेवल, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेवल्स फिर से अंडरस्टैंड हो गई आपको, 3 लेवल्स है। और इसके पहले हमने जो देखा था 3 फेजेस है। ठीक है, लेवल में 3 लेवल, मेमोरी लेवल में 2 चीज याद करना है, रिकॉल मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग लेवल में याद करना है कंपेंसेशन, और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इस पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्लिनिक में आप कोई पेशेंट ट्रीट करते हुए आप कौन से लेवल ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं या कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग पे आप फोकस करते हैं। तो ध्यान रखिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हमेशा ही हम एक क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हम उस पे रिफ्लेक्टिव लेवल हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इस पे कोई आपको क्वेश्चनिंग है? आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है? अदिति मैडम, मतलब मुझे कोई भी एक जन बताइए, मेरे इस पे अदिति मैडम फर्स्ट है इसलिए मैं उनको ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप में से कोई भी हैंड रेज करके मुझे बता सकता है कोई प्रॉब्लम है तो। मैम चलो, समझ आ गया। पूरा समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक सेकेंड इसके अगले लेवल पे फोकस करते हैं। चलो, लर्नर सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर, मैंने लगभग पूरे ही जो फर्स्ट आपका टॉपिक है उसके पूरे ही पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। लर्नर सेंटर्ड क्या होता है और टीचर सेंटर क्या होता है ये सिर्फ आपको समझने का है। एक्चुअली आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे होता है इस टीचर एग्जाम में, हमको पिछले साल एक क्वेश्चन था सीबीएसई का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से बस आपको समझना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें आने हैं तो अंडरस्टैंड करके लीजिए। जस्ट ही मेरी पीपीटी खत्म होते ही मैं आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी, जो आप सॉर्ट आउट करके देखिए, जिसमें 25 क्वेश्चन है, कुछ एसरेटिव टाइप के क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, कुछ लास्ट ईयर जो एग्जाम आई थी उसमें मैच द पेयर्स वाले क्वेश्चंस थे, उस टाइप के क्वेश्चन है। आप सॉर्ट आउट करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप पे। चलो, लर्नर सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो होता है, देखो जो टीचर पे फोकस होता है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। बेसिक इसी में आपको आंसर दिया हुआ है, टीचर सेंटर्ड है, टीचर पे फोकस किया हुआ है, इसलिए मेन जो अथॉरिटी होती है वो टीचर ही होती है। टीचर मेन है, टीचर एक्टिव है तो स्टूडेंट पैसिव है। क्लियर? दो ही चीज है, एक टीचर है एक स्टूडेंट है। जो टीचर सेंटर है टोटली टीचर पे डिपेंड है, तो टीचर इसमें मेन अथॉरिटी है, टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। एग्जाम्पल, लेक्चर लेक्चर मेथड और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। कोई लेक्चर लेना है किसी चीज पे तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट किसका होता है? टीचर का होता है। बस यही आपको याद रखना है। लेक्चर ले रहा है, एक्टिवली कौन बैठा है? टीचर। और पैसिवली कौन बैठे हैं? स्टूडेंट। देन इजी टू ऑर्गेनाइज, कवर सिलेबस क्विकली। ये बहुत इजी होता है ऑर्गेनाइज करने को, क्योंकि टीचर डिसाइड करता है कि उसको किस लेवल में और कहाँ कहाँ तक कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि स्टूडेंट की कभी इन्वॉल्वमेंट होती है कभी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक टीचर सबको पढ़ा रहा है, टीचर उसका काम कर रहा है, पर हर स्टूडेंट उसमें एज एक्टिव एज पार्टिसिपेट नहीं हो पाता, तो इसमें जो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए इसी दिस इज लेस स्टूडेंट एंगेजमेंट, और एक टीचर का अकेले अकेला ही सब चीजों में सोचता है, इसीलिए उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको कोई लिमिट्स हो सकती है। नेक्स्ट वन, दूसरा फोकस जो है वो लर्नर पे होता है। हम कोई चीज आप पे ही छोड़ दे, मतलब लर्नर पे ही छोड़ दे,
तो स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, तो आप सब एक्टिवेट हो जाते हो। तो ये जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड है। इसमें स्टूडेंट ही मेन ऑथोरिटी होता है, लर्नर में स्टूडेंट एक्टिव फेज में होता है। क्वेश्चनिंग कैसे गिरती देखो, स्टूडेंट आर पैसिव इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट आर एक्टिव इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब अगर स्टूडेंट एक्टिव है तो टीचर पैसिव है, टीचर पैसिव है इसका मतलब टीचर एक्ट एज अ फैसिलेटर। जैसे कोई स्टूडेंट अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहा है तो टीचर बैठ जाता है और स्टूडेंट उसका पीपीटी प्रेजेंटेशन करता है। तो स्टूडेंट क्या है इस फेज में, एक्टिव पार्टिसिपेट हो जाता है, और टीचर क्या है इस फेज में, पैसिव पार्टिसिपेट हो जाता है, फैसिलेटर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन गिरता है, टीचर एक्ट एज अ फैसिलेटर इन विच टाइप ऑफ अप्रोच, इस पे फोकस होना चाहिए। एक्टिव पैसिव पे भी क्वेश्चन गिरते हैं, और टीचर एक्ट एज अ फैसिलेटर कौन से अप्रोच में होता है ये भी क्वेश्चन गिरता है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट एक वर्ड है इसमें, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन। जो स्टूडेंट अप्रोच है, जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ना, इसमें प्रॉब्लम अच्छे से सॉर्ट आउट होते हैं। जैसे कोई एग्जाम है और हम ग्रुप स्टडी के लिए सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो जब ग्रुप स्टडी होती है ना, तो हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं एज कंपेयर टू जब टीचर सिखाता है तब। क्योंकि हम एक दूसरे को हमारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं और ग्रुप डिस्कशन में वो खत्म करते हैं। तो समझिए लर्नर सेंटर जो अप्रोच है वो पीबीएल है, मतलब प्रॉब्लम इसमें ज्यादा सॉर्ट आउट होते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने पीपीटी इस लेवल की ही तैयार की है ताकि हर वर्ड में आपका एक क्वेश्चन और एक आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन में हो जाता है। अब नेक्स्ट, जैसे हम केस ले रहे हैं लास्ट ईयर में, जब हम बेड साइड वाइवा होता है या हम जब क्लिनिकल केस लेते हैं, तो जब हम तीन तीन स्टूडेंट या चार चार स्टूडेंट के ग्रुप में एक आधी केस स्टडी करते हैं, तो वो जो स्टडी होती है केस बेस्ड स्टडी, ये स्टडी होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, इसके एडवांटेज है, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, क्योंकि सामने वाला आपका ही बैचमेट है या आपका ही क्लासमेट है, आपको क्वेश्चन पूछता है, आप इजीली उसको थिंक करके आंसर दे सकते हो। ये इसके डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारा ग्रुप होने के कारण आप एक ही टाइम पे, मतलब बहुत सारा ग्रुप एक ही जो डिस्कस है, जैसा टीचर रहता है कि उसको एक टॉपिक 10 मिनट में सिखाना है, पर जब हम ग्रुप में बैठे हम एक टॉपिक पे बहुत देर तक डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड्स स्किल्ड फैसिलिटेशन। मतलब नेसेसरी नहीं है कि स्किलफुल ही हो, कभी कभी जो जिस पर फोकस होना चाहिए वो चीजें हो भी नहीं पाती है लर्नर सेंटर अप्रोच में। तो इस पे आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है। कौन सी चीज पे फोकस करेंगे आप, एक तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट होता है स्टूडेंट का, लर्नर में टीचर पैसिव होता है। प्रॉब्लम सॉल्व, ये बहुत बार क्वेश्चन गिरता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग किसका पार्ट है, ये टीचर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का है। देन बेड साइड, आपको पूछ सकते हैं बेड साइड वाइवा ये कौन सा है, टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है, तो आपको आंसर आना चाहिए लर्नर सेंटर्ड है। बेड साइड वाइवा क्यों, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन, इस टाइप में वो क्वेश्चन पूछते हैं जनरली रिलेटेड टू क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। अब की डिफरेंस देखो, इसमें मैंने एकदम आसानी से आपके लिए हर चीज बना दी है। एस्पेक्ट टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर पे, टीचर में मेन ऑथोरिटी टीचर होता है, लर्नर में मेन अथॉरिटी लर्नर होता है, टीचर एज अ फैसिलेटर होता है। टीचर क्या होता है इसमें, फैसिलेटर होता है। मतलब टीचर एक्टिव है टीचर अथॉरिटी में, और पैसिव है स्टूडेंट अथॉरिटी में। मतलब लोअर ऑफ टीचर अथॉरिटी है टीचर सेंटर में, स्टूडेंट का रोल इसमें पैसिव होता है, टीचर का रोल एक्टिव होता है। और लर्नर स्टाइल, रूट लर्निंग, बेसिक लर्निंग जो सिखाते हैं वो टीचर सिखाते हैं, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो देते हैं वो ग्रुप में होती है जनरल। नेक्स्ट, चलो एनी क्वेश्चन आपको इस पे, इसी इतने ही सेक्शन पे आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करके मुझे क्वेश्चन पूछिए। इस पे मैं एक एमसीक्यू, मैंने एमसीक्यू टेस्ट ग्रुप पे डालने वाली हूँ, वो भी आप सॉर्ट आउट करके देख देख लीजिए। हेलो, हेलो मैम। बोलिए, बोलिए आदित्य। मैम ये टीचर और लर्नर वाला एक बार फिर से आप रिपीट कर दोगे, क्योंकि आपने टेबल में जो बताया ये कि
टीचर कैसी पैसिव है इसमें? एक टीचर सेकेंड एक कौन सेकेंड, सा है? टीचर पैसिव नहीं आती थी मैम, आप ना साइड वाला एस्पेक्ट देखिए, आप साइड वाला एस्पेक्ट देखिए, आपको समझ में आएंगे। जैसे ये देखो, टीचर एक्टिव नहीं है, टीचर सेंटर में टीचर, सॉरी टीचर सेंटर में टीचर एक्टिव ही है। ये जो रोल ऑफ स्टूडेंट बताया इधर, रोल ऑफ स्टूडेंट पैसिव है। ओके मैम। समझे आपको? ये जो साइड वाला एस्पेक्ट है ना, ये गलत है। एक्चुअली टीचर में टीचर ही एक्टिव है, टीचर ही ऑथोरिटी है, और रूट लर्निंग जो है तो टीचर की है। स्टूडेंट का रोल, अगर टीचर एक्टिव है तो स्टूडेंट कौन होगा? पैसिव। ओके। सिंपल है। लर्नर में स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, टीचर पैसिव। पैसिव मतलब फैसिलेटर। ओके मैम। ठीक है हाँ। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है चलो, ये नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो। आफ्टर द पूरे ये सेशन खत्म होने के बाद जो पिछले साल हुआ है एग्जाम, वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। बट मोर और ऐसा रहता है कि क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल बेस ही आपको पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन रिपीटेड ऐसा कोई चांस नहीं है। एसरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, तो उसको आप प्रॉपरली एक बार सोच लीजिए इसका आंसर कैसे लिखना है, आप लिख पाएंगे। पिछले साल का थोड़ा लेंदी था पेपर, तो वो भी मैं अपने सेशन में कवर करूंगी। 8 आपके मॉक टेस्ट होंगी, और 2 जो है आपकी बड़ी टेस्ट होंगी, 100 की। आपका ईच एंड एवरी डाउट मैं क्लियर करूंगी, और इसका जो सिलेबस नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगी। ठीक है, जो मैक्सिमम आपका जो ये सिलेबस का नोट्स है, ये सिर्फ मुझे लगता है 30 पेजेस के अराउंड है। जो आप पढ़ ले तो पासिंग के लिए 50% मार्क इज नेसेसरी, वो बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, सिर्फ आप उतने नोट्स पढ़े तो भी। ठीक है चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा समझती हूँ। चलो सेशन खत्म करें फिर। डॉक्टर कविता मैडम, दिशु मैडम, हाँ या अमनजोत ओके। मैडम, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं मैम। इसमें एक मैं जो एमसीक्यू डालूंगी ना, वो आप सॉर्ट आउट करके देखिए आपको कितना आसान जाता है। या कोई प्रॉब्लम रहे तो हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड करती हूँ सेशन।